नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के प्रथम अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे। जिस अध्याय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं इतिहासकार, अभिलेखागार, पांडुलिपियाँ, भूगोलवेत्ता, मानव चित्रकार, लिपिक या नकल नवीश, साथ ही संरक्षक, मध्यकाल, आधुनिक काल, विदेशी और आग्नेयास्त्र। जिस प्रकार हमने अपनी पूर्व की वीडियो में पुस्तक को सहायक के रूप में लिया है, इसी प्रकार से इस बार भी हम पुस्तक को के सहयोग से ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि बच्चे को वीडियो के साथ साथ पुस्तक भी एक सहायक सामग्री मिल जाती है जो उसके पास उपलब्ध होती है और उसे समझने और बार बार पढ़ने में उसे सहयोग मिलता है। पूर्व वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट्स किया है, जिससे आपका ध्यान उस ओर आकर्षित हो सके। अब आप पुस्तक के साथ पढ़ेंगे। यह है प्रथम अध्याय, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पिछले कक्षा 6 में हमने आपको बताया था इतिहास के बारे में। अब यहाँ पर यह नक्शा आप देखते हैं, इस नक्शे में देखने से कुछ पता लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जैसा कि आज का जो मानचित्र हम देखते हैं, ऐसा मानचित्र हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यह 12वीं शताब्दी का मानचित्र है। कब का मानचित्र है? 12वीं शताब्दी का। यह मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीस ने 1154 में बनाया था। इसमें भारतीय महाद्वीप भी दिखाया गया है और उसके बाद लगभग 1720 में 600 साल के बाद एक फ्रांसीसी चित्रकार ने मानचित्र बनाया, जिसमें भारत का स्वरूप इस प्रकार से दिखा दे रहा है। यह आज के स्वरूप से मिलता जुलता स्वरूप है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर ये गुजरात के कच्छ के रण से लेकर और यहाँ अरब सागर से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी पूरी इसी प्रकार से दिखाई दे रही है, जैसे कि आज के मानचित्र में लगभग दिखाई देती है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में गविलाम दाइसले ने यह बनाया। यूरोप के नाविक और यात्री इस प्रकार के नक्शों को यात्रा करते वक्त अपने साथ लेकर चलते थे, जिससे कि समुद्री मार्ग में उन्हें कोई समस्या न आए, वह सही स्थान पर पहुंच जाए। जब इतिहासकार बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए इन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। किस समय का नक्शा है और ये क्यों बनाया गया होगा। नई और पुरानी शब्दावली। जब से संसार बना है और मनुष्य ने भाषा सीखी है, भाषा कुछ समय के बाद बदलती रहती है अपने स्वरूप को, और उसके शब्द भी बदल जाते हैं। इतिहासकारों के सामने समस्या उत्पन्न होती है कि वह जिस समय का इतिहास पढ़ रहा है या जिस समय की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कर रहा है, उसे उस समय की लिपि का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व काल में जो शब्द पहले फारसी भाषा में थे, आज उनका अर्थ बदल गया है, और जो शब्द हिंदी भाषा के थे, उनके भी बहुत कुछ अर्थ बदल गए हैं। जैसे कि हम एक शब्द हिंदुस्तान को ही ले लें। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जिस प्रकार से भारतवर्ष के लिए करते हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। जब पहली बार एक फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आश्रय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र के लिए था, क्योंकि यहीं तक इसका राजनीतिक महत्व था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, इस हिंदुस्तान शब्द ने अपने आप में भारत का स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया। परंतु कभी भी हिंदुस्तान शब्द के अंदर जो दायरा था, उसमें दक्षिण भारत को समाहित नहीं किया गया है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप में के भूगोल, पशु पक्षियों और वहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करते हुए किया था। उसके बाद 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया, परंतु यह हिंदुस्तान शब्द कभी भी भारत का उस रूप में स्थान नहीं ग्रहण कर पाया जिस प्रकार से भारत का भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्व था।
किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकारों को बहुत सावधानी से करना पड़ता है। एक शब्द आता है विदेशी। भारत में विदेशी शब्द का प्रयोग इस प्रकार से नहीं होता था जैसे आज होता है। पूर्व काल में किसी गांव में बाहर से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आता था तो उसे विदेशी कहते थे। इतिहासकार और उसके स्रोत। इतिहासकार किसी भी युग का अध्ययन करें, उसकी खोज की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार के स्रोत होंगे उसके पास जहाँ से वह अपनी सूचना एकत्रित करेगा, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। पिछली कक्षा में हमने आपको गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, जो मोटे मोटे तौर पर लगभग 1000 वर्ष का था। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पिछले युग जैसी नहीं है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापना पटल अर्थात भवनों और एवं लिखित सामग्री पर निर्भर करता है। अर्थात आज भी इतिहासकार जो पुराने सिक्के हैं, पुराने शिलालेख हैं, स्थापत्य कला का अर्थ हुआ जो पुराने भवन हैं, उन भवनों के द्वारा पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे सोचते थे, किस प्रकार के भवन बनाते थे और क्या क्या उन्होंने इसमें आकृतियाँ बनाई हैं, और साथ ही साथ उस समय जो उन्होंने लिखा था अपने आलेखों में, भित्ति चित्रों पर, उनसे इतिहासकार सूचना इकट्ठा करते हैं। आपको इस बात का ज्ञान होगा कि पुराने समय में कागज उपलब्ध नहीं थे। जो धार्मिक ग्रंथ या शासकों के वृत्तांत या संतों के लेख या उपदेश या अदालतों के दस्तावेज हुआ करते थे, वह लिखने के लिए पांडुलिपियों का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार से धनी व्यक्ति, शासक जन और मठों, मंदिरों, मस्जिदों में रहने वाले लोग भी पांडुलिपियों के द्वारा ही अपने ग्रंथों को, अपने विचारों को लिखते थे। इन्हीं पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों के द्वारा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं? एक एक पेज या एक एक पत्ता जोड़कर, जिस पर हाथ से लिखा जाता है, उन्हें जोड़कर एक पुस्तक का रूप दिया जाता है, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। इनको हम बहुत संभाल कर रखते थे। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। लिपिक को आप जानते हैं, लिखने वाला, और नकल नवीस का अर्थ मतलब हुआ किसी चीज की हूबहू नकल उतारने वाला। जिस प्रकार कभी कभी आपने अपने सहपाठी की किताब से गृह कार्य की नकल उतारी होगी, जैसा उसने आपके साथी ने लिखा ठीक वैसा ही आप भी अपनी कॉपी में लिखते हैं, उस कार्य को कहते हैं नकल नवीश। यह देखिए एक लिपिक या नकल नवीश जो एक किताब से, एक पांडुलिपि से दूसरी किताब बना रहा है बाजार में बेचने के लिए। अर्थात यदि हमारे पास एक ही किताब होगी और उसके दूसरी जब तक हम किताब नहीं बनाएंगे तब तक हम कई लोगों के पास उसे नहीं पहुंचा सकते। जब हम एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि या दूसरी प्रतिलिपि बनाते हैं तो कई बार लिखने वाले कई शब्द छोड़ देते हैं और कई अतिरिक्त शब्द अपने मन से उसमें बढ़ा देते हैं। ये आपने भी अपने साथी की पुस्तक में से गृह कार्य उतारते वक्त अनुभव किया होगा। और इसीलिए कई बार जो वास्तविक पांडुलिपि होती है उसकी प्रतिलिपि, उसकी दूसरी कॉपी बनाते बनाते उसमें से बहुत से शब्द खत्म हो जाते हैं, बहुत से नए शब्द उसमें जुड़ जाते हैं। कई बार तो एक ही लेखक जो अपनी पहले पुस्तक उसने कुछ समय पूर्व लिखी थी, यदि वही दूसरी पुस्तक भी अपनी लिखने लगे तो उसी से कई शब्द उसमें से छूट जाते हैं और कई चीज़ें वह नई उसमें जोड़ देते हैं। ऐसा एक उदाहरण है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने पहली किताब लिखी 1356 में और दूसरी किताब 2 वर्ष बाद लिखी। दोनों में काफ़ी अंतर था।
नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए भी बहुत भारी चुनौती होती है, क्योंकि मुख्य रूप से इसलिए भी कि इस पूरे काल में बहुत बड़े पैमाने पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी आती है, तकनीकी आती है, जैसे सिंचाई के लिए अरट आए, कताई के लिए चरखे आए और युद्धों के लिए आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर शब्द आया आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र का अर्थ मतलब है जिस अस्त्र के द्वारा अग्नि फेंकी जाती हो, अर्थात जब मुगल हिंदुस्तान में आए पहले वही तोप खाना लाए थे और उसको हिंदी भाषा में आग्नेयास्त्र कहा जाता था। आग्नेयास्त्र मतलब आग उगलने वाला, आग फेंकने वाला अस्त्र। उसके साथ साथ कई प्रकार के उनके खान पान और उनकी वस्तुएं जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, यह सब भी उन्हीं लोगों के साथ साथ हमारे देश में आए जो हमारे देश में बाहर से आए थे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उस समय का आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। इस युग के लोगों में बहुत अधिक गतिशीलता थी, अर्थात इधर उधर बहुत घूमते थे और झुंड के झुंड में लोग घूमते थे। लोग अपना भविष्य संवारना चाहते थे। लोग ऐसे स्थानों पर जाना चाहते थे जहां पर अपार संपदा हो, और सौभाग्य से भारत जैसे उपमहाद्वीप में संपदा और भाग्य संवारने की बहुत संभावनाएं थी। और इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है, अर्थात राजा के पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यह नाम आम तौर से उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो अक्षत्रिय वर्ण के थे और राजा की सेना में कार्य करते थे, या राजा थे या सामंत थे। उन सब के द्वारा अपने लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। जो राजा के दरबार में कवि हुआ करते थे उन्होंने राजपूत शब्द का बहुत गुणगान किया है और इस अवसर का लाभ उठाया है मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे समूहों ने। इस पूरे शासनकाल के दौर में जंगल काटे गए, खेती बढ़ती चली गई और लोग इधर से उधर तेजी से बढ़ते गए। प्रवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता। उसी समय कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए, और ये जो नए किसान थे इन्होंने क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होकर उनके साथ रहना स्वीकार किया और उन्हें कर देने लग गए। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानता उभरने लगी। उपजाऊ जमीन होने के कारण बड़े किसान हो गए और कुछ लोग पशु पालते थे और पशुओं को चराते थे, इसलिए वह गरीब रह गए। और इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में धीरे धीरे जातियों का निर्माण होता चला गया। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जिन जातियों के पास ज्यादा सत्ता थी, ज्यादा संसाधन थे, उनका स्तर बढ़ता गया, और जिन जातियों के पास संपदा कम थी, प्रभाव कम था, उनका दर्जा कम होता चला गया। कई जातियां अपने में ही नियम बनाती थी और उसका पालन भी करती थी। जातियों के बड़े बुजुर्ग एक पंचायत करते थे जिसको जातीय पंचायत कहते थे। गांव के रीति रिवाज के अनुसार गांव पर मुखिया का शासन होता था और गांव में बस्ती थी और कई गांव का एक मुखिया होता था, और यह राज्य की एक छोटी सी इकाई कहलाती थी। गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य दिखा गया है और उस साम्राज्य के ये प्रांत थे जिन पर उसका शासन था। गुजरात का द्वार समुद्र और ये पूरा लाहौर, बदायूं, मुल्तान, पूरा क्षेत्र जो है गयासुद्दीन बलबन के साम्राज्य में स्थापित था। परंतु कई इतिहासकार तो मानते हैं कि यह विजय अभियान है, इनको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, अतिशयोक्ति है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए उनको दूसरे स्रोतों से भी सूचना इकट्ठी करनी पड़ती हैं और तभी जाकर वह इतिहास के सत्य तथ्यों तक पहुंच पाते हैं। सन 1318 में
कवि अमीर खुसरो ने बताया कि भारत में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, कर्नाटक की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की, गुजरी, गुजरात की, महाबारी, तमिलनाडु की, गौड़ी, बंगाल की, अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश की और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की भाषा को उन्होंने लिखा है। प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी शासक राजवंश से जुड़ गया, इसलिए उन क्षेत्रों में आपस में टकराव होता रहता था। कभी कभी कुछ राजवंश ऐसे होते थे जिन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसे चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल। सभी साम्राज्य समान रूप से बराबर नहीं बने रहे, कोई सफल हुआ साम्राज्य स्थापित करने में, कोई असफल हुआ, और इसी प्रकार से साम्राज्यों की शक्तियां बढ़ती और घटती रही। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन का ढलान था और उसके साथ साथ बहुत से क्षेत्रीय राजा पनप गए थे और उनका शासन चल रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बात ऐसी थी जो इस उपमहाद्वीप में दूर तक फैली हुई थी। कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज और कुछ विभिन्नताएं साथ साथ चलती रहती थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति और शिक्षा के संदर्भ में मिलती हैं, और इस प्रकार से इन विशेषताओं के कारण एक दूसरे में टकराव भी होता रहता था, मगर सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी ताकत में वृद्धि करने का प्रयास हमेशा करती रहती। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैवीय तत्वों के में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर यह देखा गया है ईश्वरीय दैवीय आस्था हमेशा सामूहिक होती है, और इसमें सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में से संबंधित होती थी। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता, वैसे वैसे उनकी आस्थाएं भी बदल जाती थी। आज हम जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं वह भी युगों पुराना है और उसमें भी बहुत से परिवर्तन हुए। नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व है, यह महत्वपूर्ण रहा। और संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इनको संरक्षक मिल गए थे, नए नए शासक जो अपनी भी प्रतिष्ठा चाहते थे, और इस प्रकार से इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ता चला गया। संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वह संरक्षक कहलाता है। जैसे राजा सभी का संरक्षक होता है। इस युग में भक्ति की अवधारणा भी बदली। जैसे हमारे यहाँ मीराबाई, ये माना गया अपने इष्ट के, अपने भगवान के प्रेम में व्यक्ति इतना विलीन हो जाता है कि वह ईश्वरीय शक्ति उसके ऊपर कृपा करने लगती है, जिससे उसे किसी पुजारी या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती, परमात्मा से सीधा उसका संपर्क हो जाता है। इसी युग में इस महाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ, जैसे इस्लाम धर्म का। कुरान शरीफ को मुसलमान अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ही अल्लाह या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करते थे। कुछ मुसलमान जो शिया थे, वो है पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी यही परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे।
ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखी जाती है। इतिहासकार समय को कभी भी घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। वह उस समय को ज्यादा महत्व देते हैं जब सामाजिक या आर्थिक संगठनों में परिवर्तन होता है। यह दिखता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अंग्रेज इतिहासकार भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटता था, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटेन युग, क्योंकि वह मानते थे कि शासक का ही धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। बाकी समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। परंतु इस विभाजन को बहुत से इतिहासकार नहीं मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि इतिहास में प्राचीन काल के कई प्रकारों का समावेश था। शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। प्राय इस काल को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इस समय में आपको कृषक समाज का विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों के उदय और कभी कभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के नाम पर यहाँ पर प्रधान, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर मुख्य धर्मों हिंदू, इस्लाम और यूरोपीय कंपनी ईसाइयों के आगमन के बारे में भी और उनके विस्तार के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इस अध्याय में आप जान गए होंगे भारत के इतिहास के ये हजारों साल अनेक परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं, परंतु 16वीं और 18वीं शताब्दी के परिवर्तन 8वीं और 11वीं शताब्दी के बराबर नहीं थे। इसलिए इस पूरे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखें, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में कुछ नहीं हुआ, मध्यकाल में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आधुनिक काल में जिस गति के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, जिस प्रौद्योगिकी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा मध्यकाल में नहीं हुआ था। इसलिए हम मध्यकाल और आधुनिक काल की तुलना नहीं कर सकते हैं। इन हजारों सालों में इस प्रायद्वीप में बहुत से परिवर्तन हुए और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि उन्होंने यूरोपीय कंपनियों को भी आकर्षित किया। इसीलिए हमारे देश में यूरोपियन कंपनी, फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियां यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया और अंत में यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।